This conference will now be recorded. ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंट्रानेट। इससे पहले हमने नेटवर्किंग और इंटरनेट को समझा था। अब एक टर्म आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब होता है कि जब हम एक पर्सनल या प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक नेटवर्क हो, जिसे सिर्फ उसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज कर सकते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है इंट्रानेट। ये ज्यादा सिक्योर होता है, प्राइवेट होता है। डिसएडवांटेजेस पे अगर देखेंगे तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये होती है कि इनिशियल इसको सेटअप करने का कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, इसके यूजर्स कम होते हैं, इसलिए इसमें पर यूजर कॉस्ट हैवी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इंट्रानेट कैसा नेटवर्क है? एक पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क है किसी कंपनी का। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्किंग का पार्ट है तो इसमें शेयरिंग, कम्युनिकेशन, प्रिंटर, हार्डवेयर, कुछ भी शेयर करना, यूज करना एज इट इज है, जैसे कि किसी भी नेटवर्क का होता है। तो मोस्टली कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक्स, तो ये लोग अपना प्राइवेट नेटवर्क रखते हैं ताकि ये इजीली उसे यूज कर सके। उसमें कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी नहीं होता, जो यूजुअली हमें इंटरनेट में होता रहता है कि यूजर्स ज्यादा हो जाते हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। तो इंट्रानेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, प्राइवेट होता है, सिक्योर होता है। देन इससे रिलेटेड दूसरा टर्म है एक्स्ट्रानेट। जब हम इंट्रानेट को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और अब उस नेटवर्क को कोई भी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या फिर कोई क्लाइंट या कस्टमर, जिनको भी हम ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड दे देंगे, अगर वो इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, देन दैट इंट्रानेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रानेट। ये भी वैसा ही है इंट्रानेट के जैसा, ये भी कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसके भी यूजर्स बहुत कम होते हैं, बट अगेन स्पेसिफिक यूज होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज है इसका। तो फायदा ये होता है कि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ट्रैफिक नहीं होती है, तो फास्ट होता है। देन अब तीन टर्म्स आ गई नेटवर्क में, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट सबसे छोटा नेटवर्क है क्योंकि सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे चला सकते हैं। उससे बाहर अगर हमने लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दी और वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रानेट है। और उससे भी बड़ा, जिसे मोस्टली पूरी दुनिया यूज कर रही है, दैट इज इंटरनेट। क्लियर हुआ डिफरेंसेस? देन फिर हमने पढ़ा था ईमेल। तो ईमेल क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसने अब किसकी जगह ले ली? जो पहले लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पेजर, टेलीग्राम होता था, इसकी जगह ले ली है। इट इज इंस्टेंटेनियस, इट इज क्विक। बस इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों के पास अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट याहू, जीमेल, रेडिफ किसी में भी बन सकता है। देन ये किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन तक मैसेज को सेंड कर सकता है इंस्टेंटेनियसली। डॉक्यूमेंट, इमेज, पिक्चर कुछ भी हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें दो टर्म्स होती हैं जब हम किसी को भी सेंड करते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को, मल्टीपल रेसिपिएंट्स को, देन वी यूज कार्बन कॉपी और बीसीसी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द रेसिपिएंट, जिसका भी नाम, जिसका भी ईमेल आईडी हम बीसीसी के आगे लिखेंगे, उस रेसिपिएंट की आईडी बाकी सब क्लाइंट्स के लिए हिडन होगी। यानी बाकी किसी भी लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमने बीसीसी करके किसे भेजा है। लेकिन जिसका भी नाम बीसीसी में होगा, वो सबकी ईमेल आईडी को देख सकता होगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ हिडन फॉर्म। देन देर आर मेनी एडवांटेजेस, ये फ्री होता है और देर इज नो लिमिट ऑन सेंडिंग एनी नंबर ऑफ मेल्स इन अ डे। क्लियर यहां तक? देन आगे है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो अब नया ट्रेंड है जब से लॉकडाउन है।
ये इनिशियली जो हम मोस्टली स्काइप की फॉर्म में या व्हाट्सएप कॉल्स यूज कर रहे थे, अब वो टर्न हो गया है, गूगल हैंगआउट पे चला गया है, या फिर जूम जो भी एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं या वेबिनार के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक ऐप है। तो जो भी ये नए ऐप्स या ये चलते हैं, तो आप इनके थोड़ा नाम रखना, जैसे जूम बहुत पॉपुलर सा है, गूगल हैंगआउट भी पॉपुलर है। तो जब मल्टीपल चॉइस में अगर हो तो हो सकता है ये ऑप्शन भी आए। तो जो प्रोमिनेंट आप सुनते हो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, स्काइप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सबको। देन इनका एजुकेशन में रोल क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन, रिमोट प्लेस तक एजुकेशन पहुंचाने में ये बहुत हेल्पफुल है। एक सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को साइमल्टेनियसली अपना कॉन्फ्रेंस दे सकता है। टाइम की बचत होती है, मनी की बचत होती है। देन वी डिड रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जितनी भी रिसर्च जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारे एक्सेसिबल हो जाते हैं इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब हम डिपेंडेंट नहीं होते वो हार्ड बाउंड बुक्स में। वी कैन इजीली शेयर रिसर्च एंड नॉलेज। दूसरा, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि अब बहुत ही इजी हो गया है वर्ल्ड वाइड कोई भी रिसर्च को शेयर करना, एंड रिसर्च में बहुत एडवांसमेंट होती है इससे। देन देयर वर सम डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जिसमें हमने स्वयं प्रभा, इन्फ्लिबनेट, एनपीटेल, ये सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। हम इसमें से कोर्सेज कर सकते हैं, कोर्सेज पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और रिसर्च पेपर्स भी इसमें मिल जाते हैं इजीली। सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इसमें। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट लिटरेसी रेट एंड मोस्टली कम्युनिकेशन एंड साइंस एंड रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रही है। और इनका बहुत एडवांटेज है, पास्ट 10 टू 12 ईयर 2008 के बाद से ही ये शुरू हो गया था, और कोर्सेज इसमें अपडेट होते गए। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, आज आज सब हैं कनेक्टेड? गुड। उसके बाद कल फिर हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जो हम आज लास्ट में कर लेंगे क्योंकि फिर बार बार रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक में? 3-4 टॉपिक थे ये, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ईमेल और रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। ये हमने कल किया था, कुछ लोगों का छूट गया था तो आज उसे रिवाइज भी कर लिया। ठीक, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, वो कल क्योंकि एक बार हो गया था। उसके बाद हमारे पास आज का भी काम है। आज हमें देखना है आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो सबके स्क्रीन में आ रही होगी आईसीटी एंड गवर्नेंस वाली, ये जो आज की पीडीएफ है। यस सर। तो कल तक हम आईसीटी का रोल देख रहे थे हायर एजुकेशन में और एजुकेशन से रिलेटेड। आज हम अगर उसका रोल गवर्नेंस में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि गवर्नेंस में आईसीटी ने क्या क्या किया है और क्या चल रहा है उसमें। तो सबसे बड़ी स्कीम जो गवर्नेंस में आईसीटी की है, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। आप लोग अवेयर हो इस स्कीम से? कोई ट्राई करना चाहेगा कि ये डीबीटी क्या है, क्या स्कीम होती है? यस सर। सर जो सब्सिडीज आती हैं गैस सिलेंडर की और मनरेगा की पेमेंट्स, ये सब इस सब को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने की स्कीम है कि जितना पैसा हमें वापस करना है पब्लिक को, वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करके वापस करें इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसमें जो बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट सब्सिडीज के या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के, उन लोगों को, उन बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही पैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। जैसे कि इन्होंने सही बताया, जैसे गैस कनेक्शन है तो गैस की सब्सिडी। दूसरा, जो मनरेगा एक योजना होती है जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है ईयरली, तो वो पैसा भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही डाला जा रहा है। तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी
डीबीटी स्कीम है ये, इंडिया ने जो लॉन्च करी है। सबसे बड़ी का मतलब है कि जितना अमाउंट और जितना नंबर ऑफ यूजर्स हैं इसके, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम बोलते हैं। देन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस गवर्नमेंट प्लान एंड प्रोग्राम्स। अब तो हर चीज डिजिटली एडवर्टीजमेंट या कैंपेन्स के थ्रू बताई जाती हैं। जितनी भी योजनाएं होती हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में मिल जाती हैं इजीली। गवर्नमेंट की एक पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए पीआईबी एक वेबसाइट है, वहां पे सब कुछ अपडेटेड रहता है। इवन माई जीओवी में भी आप अपनी आईडी बना के अपडेट हो सकते हैं। तो सारी स्कीम्स मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट में आपको मिल जाती हैं। तो इट हैज बिकम इजियर कि हम पता कर सकें हमारे लिए कौन सी स्कीम है। जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो आपको एमएचआरडी की वेबसाइट में मिल जाएंगी। लेबर से रिलेटेड जो भी होंगी वो लेबर मिनिस्ट्रीज में मिल जाएंगी। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या कोई भी नई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी होगा, दैट विल बी अपडेटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो उसकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। थर्ड, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अब जब चीजें हम जो भी यूजर है, जो भी सिटीजन है, अगर वो उसको एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, देन दैट इज ट्रांसपेरेंट। दूसरा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यानी कि इसमें अब किसको देख के काम किया जा रहा है? सिटीजन को। सो आईसीटी का रोल क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करता है। अब आप इवन किसी भी वेबसाइट या किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मोस्टली हर डॉक्यूमेंट उसके किसी ना किसी सेक्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड्स में मिल सकता है, रिसेंट में मिल सकता है। ये वही इंफॉर्मेशन है जो लोग पहले आरटीआई की हेल्प से रिट्रीव कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अब नया नॉर्म ये कर दिया है कि मोस्टली जितने भी विभाग के या डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें वो लोग अपडेट कर देते हैं वेबसाइट में ही। तो हम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम आरटीआई से भी मंगवा सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी टू द गवर्नेंस। आप अगर जानना चाहें कि जो आपके यहाँ रोड बनी है, पानी के लिए ट्यूबवेल बना है, कुछ भी काम हो रहा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, तो क्या उसका बजट है, क्या एक्सपेंडिचर है, कौन उसकी कंपनी है, किसको काम दिया जा रहा है, सो ऑल दिस इज अगर हम पता कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। Then upgrading organizational activities, inter-organizational relationship, policy development and policy coordination, decision making and public service delivery। तो अब आप देखोगे कि सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? पासपोर्ट। अगर आप में से किसी ने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा, सो दे मस्ट उनको पता होगा कि पासपोर्ट की बहुत सारी प्रोसीजर्स अब ऑनलाइन हो गई हैं। अब इनफैक्ट आपको ईमेल आ जाता है कि अब आपको कब जाना है, किस डेट में जाना है और आपका कहाँ तक वो फाइल पहुंची है। तो इससे क्या होता है कि जब चीजें लिंक्ड हो जाती हैं, सब विजुअलाइज हो सकता है, तो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। क्योंकि पासपोर्ट का एग्जांपल ऐसा है जिसमें एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, उसमें 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटेलिजेंस यूनिट इन्वॉल्व होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, पासपोर्ट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जो अलग-अलग डिपार्टमेंट का काम होता है, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिपार्टमेंट फाइल रोकती है तो दूसरी उसको एक्सक्यूज मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये कनेक्टिव नहीं हो पाते। अब जितनी एक स्कीम हमने सुनी थी या शायद एनवायरनमेंट में डिस्कस करी होगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था। आप में से किसी को याद है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? और दूसरा एक क्लीन एयर प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम किसी को याद है? सर क्लीन एयर तो शायद वो वाला था सर जो इंडिया की सबसे 120 सबसे पोल्यूटेड सिटीज हैं उनके पोल्यूशन लेवल्स को कम करना 2024 तक। और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी था। वो यार किसी को याद है?
तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ऐसा था कि जो सबसे वीक स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को हमें इम्प्रूव करना था। तो हमने मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को लिया और उसके लिए एक बेसलाइन डेटा बनाया हुआ है कि वहाँ एजुकेशन इतनी है, वहाँ पानी की व्यवस्था ऐसी है, वहाँ गवर्नेंस का जो भी पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारे पैरामीटर्स अब उनको चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो अब ये आईसीटी की हेल्प से ही तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना दो अलग-अलग सिटीज को ऑन अ रियल टाइम बेसिस कि कौन सी सिटी इंप्रूव कर रही है और किस इंडिकेटर पे वो लैगिंग है, कौन सी इंडिकेटर पे उसे इंप्रूव करना है। सो ऑल दीज अब ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी विभाग या डिपार्टमेंट काम करती है एक साथ। तो अगर आईसीटी की हेल्प से जब हम करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और स्पीड भी बढ़ती है। तो जितनी भी अब स्कीम्स हो रही हैं उन सब में बहुत ही हेवीली आईसीटी का यूज हो रहा है एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एंड आईसीटी बोथ दोनों का बहुत यूज हो रहा है। उसके बाद देयर इज डिटेल्स ऑफ बेनिफिट डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन। ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही पार्ट है कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं, क्या है, तो सब हमें पता चल सकता है अब आईसीटी की हेल्प से। तो गवर्नेंस इससे स्मूथ होती है। अगर आपको याद हो तो एक बार एक स्टेटमेंट थी कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपीज भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे एंड यूजर तक पहुंचते हैं। सो दिस इज वन स्टेटमेंट टू टेल कि कहाँ कितनी लैगिंग है। तो अब आईसीटी की हेल्प से क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, तो करप्शन कम हो सकता है। देन देयर इज टू इनहेंस कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। अब जैसे कि हम कोल एलोकेशन सुनते हैं कि भाई कोयला जो है ये ऑक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्शन करने के लिए हम जरूरी थोड़ी ना वहाँ माइंस है वहीं पे ही जाते होंगे। ये तो कोई भी इन्वेस्टर वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के इसको ऑक्शन कर सकता है। तो दिस इज मेड पॉसिबल ओनली ड्यू टू आईसीटी। नहीं तो वहीं पे ही जाके पर्चे से ही होता, फिर तो जिसका टोकन या जिसका टेंडर खुलेगा बस वो वहीं कर सकता है। तो अब क्या है, ऑल इंडिया कोई भी कहीं भी टेंडर लेके काम कर पा रहा है क्योंकि हर टेंडर अब वेबसाइट पे लॉन्च होता है। तो इसकी इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया है और अब हमें अच्छे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अच्छे इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इसको यूज कर पा रहे हैं। Then there is to enhance communication between government, ये हो गया business sector. Last, access the service online and also provide feedback online. अब ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने बैंकिंग ओम्बुड्समैन का नाम सुना होगा या बैंकिंग लोकपाल। क्या होता है ये? क्या होता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल? सर बैंकिंग से लेकर लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बना है सर। हाँ, तो इसमें अब आईसीटी का रोल क्या है कि अब आप ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंसेस को आप डाल सकते हैं और आप विद इन टाइम फ्रेम 1 महीने में, 15 दिन में, वट एवर बी द टाइम लिमिट, उसके अंदर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। अब ये ऐसा नहीं होता कि आपकी जो कंप्लेंट है वो अनएड्रेस्ड हो जाएगी। तो बैंकिंग लोकपाल और बैंकिंग ओम्बुड्समैन की आने के बाद से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हुआ है कस्टमर और बैंक के बीच का रिलेशनशिप। नहीं तो उससे पहले पीपल वर टायर्ड ऑफ कि बैंक का जो भी एटीट्यूड होता था टुवर्ड्स देयर क्लाइंट, वो उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता था। तो फॉर स्मॉल पेटी रीजंस या स्मॉल इश्यूज के लिए वो बार बार कोई एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन, सो दे यूज टू ट्रबल मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। तो उसके बाद से ये बहुत नीड थी बैंकिंग ओम्बुड्समैन की। और अब क्या है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन उसको अपना ग्रीवेंस को डाल सकते हैं और उसके बाद दे कैन इजीली गो थ्रू। और बहुत इफेक्टिव होता है ये, बहुत काम होते हैं इससे इजीली। देन उसके बाद इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी लोकपाल सिस्टम लाई है पर अभी वो आईसीटी से कनेक्टेड नहीं है। देन देयर इज आरटीआई। आप
आईसीटी की हेल्प से आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट का जो भी विजिलेंस का पार्ट है उसको आप बिना फिजिकली वहां जाए आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं विजिलेंस को, अगर कोई भी करप्शन रिलेटेड केस है किसी भी डिपार्टमेंट का। तो जब आप फिजिकली नहीं जाते, आपकी आइडेंटिटी भी हिडन रहती है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस होता है। और इन्हीं को विसल ब्लोअर्स भी बोलते हैं, जो लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सो एंड सो करप्शन हैज टेकन प्लेस। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत हेल्प होती है। बाकी जो हम टिकट बुकिंग करते हैं, रेलवेज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, एयरवेज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो ये सारा भी आईसीटी का पार्ट है। तो इससे हमारा जो फीडबैक तो बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू इम्प्रूव। तो गवर्नमेंट सर्विसेज का फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो ये हुआ है अभी, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आईसीटी एंड गवर्नेंस में कहाँ तक जितनी भी गवर्नेंस की स्कीम है। अब लेटेस्ट एक और स्कीम आई है, आपने अगर सुना होगा, एक चैंपियंस पोर्टल करके बना है एमएसएमई सेक्टर के लिए। उसमें वो लोग अपनी ग्रीवेंसेस को अपने जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको वो चैंपियंस पोर्टल में अगर अपलोड करते हैं तो विद इन टाइम फ्रेम उनकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करने की कोशिश होगी। सो इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे एमएसएमईज या माइक्रो इंडस्ट्रीज होती थी, छोटे स्मॉल बिजनेस हाउसेस होते थे, तो इनको एक कलेक्टिव वॉइस नहीं मिलती थी, इनकी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अभी रिसेंटली चैंपियंस पोर्टल लॉन्च हुआ है, अभी विद इन अ वीक में भी। तो वो भी आप लोग याद रखना। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद अब लैंड रिकॉर्ड्स को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आईसीटी का। अब आप अपने घर में अपने ही कंप्यूटर से जहां आप जो भी आपकी लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको आप सर्च कर सकते हो, उसमें अपना नाम सही है नहीं है पता कर सकते हो। सो दिस इज रिलीव्ड। बहुत बड़ी एक टेंशन होती थी ये लोगों को, तो उससे भी अब उन्हें आराम मिल गया है। तो ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। देन जितनी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रीज होती हैं, जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, वो धीरे धीरे डिजिटाइज हो रहा है और काफी जगह पे हो भी चुका है। तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो वहां से भी यानी जो यूजर है, जो सिटीजन है, वो इजीली कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज को ले पा रहा है। फिर आधार से आप जुड़ते हो तो फिर आधार के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। आप उसकी हेल्प से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको यूज कर सकते हो, अगर आप लोग को सूटेबल करता है तो इस तरह से किसी भी सिटीजन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। देन देर आर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। एक तो आधार डिजिटल लॉकर है और ई सिग्नेचर है। इसमें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स है, रिजल्ट्स हैं, लाइसेंस के कागज हैं, जो भी हैं वो आप डिजिटल लॉकर को यूज करके रख सकते हो। भारत नेट कॉमन सर्विस सेंटर डेटा gov.in। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर तो सबको मालूम होगा। इसमें आप गवर्नमेंट की कोई भी इनिशिएटिव है तो ये हर जगह अब कॉमन सर्विस सेंटर खोला जा रहा है। कोई भी आधार बनवाना हो तो उसके लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। देन data.gov.in, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोई भी एक्ट है, अगर उसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप data.gov में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको हर मिनिस्ट्री का डेटा मिल जाता है। एनुअल रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ई कोर्ट्स, ई डिस्ट्रिक्ट्स, तो जितनी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और की जजमेंट्स होती हैं, डेली हियरिंग्स होती हैं, उसकी भी कॉपी अपडेट हो जाती है रोज के रोज। तो आप वो जजमेंट कॉपी और एक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। ई डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आजकल अभी लॉकडाउन की वजह से लोगों को पास बनवाना था, तो देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का वेबसाइट है उससे एक लिंक बनाया गया था। तो ये सारा ई डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स चल रही हैं, वो आपको डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में मिल जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट की ऑलमोस्ट एक वेबसाइट है, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है। देहरादून की तो है और नगर निगम की भी बनती है। देन देयर इज जनधन योजना। ये जनधन योजना किसी को याद है?
सर इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि पेंशन हो गया, क्रेडिट हो गया और इंश्योरेंस या बैंक अकाउंट जैसे खोलने के लिए मतलब ये स्कीम बनाई थी। ठीक है, और कोई ऐड करना चाह रहा? ओके, तो जनधन योजना यही है कि इसका जो मेन क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो वो ऑप्शन आप सही करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्यों है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि जहां तक भी जिन लोगों के बैंक के खाते नहीं थे उन लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलने का काम हुआ है इसमें, तो और वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया, उसी में ही डीबीटी और अनदर बाकी सब्सिडीज का पैसा भी उसी में ही आता था, और उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है। कोई बता सकता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है जनधन अकाउंट में? तो जो जनधन अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है। उसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है he or she can take an advance loan of up to ₹5,000, यानी 5,000 रुपए तक का वो एक लोन, उनके खाते में पैसे नहीं भी हैं तो भी वो ओवरड्राफ्ट इसे ही बोलते हैं, 5,000 तक का लोन वो ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। तो इस तरह से इसमें किया गया है। देन इसी में ही जीवन बीमा और जीवन सुरक्षा योजना भी जोड़ दी गई ताकि लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जा सकेगा। देन मोबाइल सेवा में आप अपने बैंक अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, मोबाइल की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हैं। माई जीओवी में गवर्नमेंट का एक डैशबोर्ड है जिसमें वो टॉपिक्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो बहुत लोग उसको यूज करते हैं गवर्नमेंट को सजेशन करने के लिए। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, तो इसके लिए हमने जो कल हायर एजुकेशन के लिए पढ़े थे वैसे ही एनसीईआरटी या पाठशाला से रिलेटेड या फिर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको कनेक्ट करके ऑनलाइन डेटा आपको अवेलेबल कराया जाता है। ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो इससे बहुत पासपोर्ट बनाए गए हैं लोगों ने। सो ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है, पूरी ऑनलाइन हो गई है, ओनली लास्ट स्टेप में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है बस, बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस एक बार वो डेट देते हैं, यू हैव टू गो एंड आपका काम हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी वो बता देते हैं, बहुत इजी हो गया है। ये सर्विसेज टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको इसका मिलता है काम, वो इसे हमें फैसिलिटेट करवाती है। देन देयर इज ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, तो ये वोटर डुप्लीकेसी के लिए भी अब यूज हो रहा है। तो गवर्नेंस का बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये है कि जब इन्होंने ई गवर्नेंस या फिर जनधन या ये सारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ऑनलाइन के इनिशिएटिव्स हैं, जब से ये शुरू किए हैं उसके बाद से जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी गैस सिलेंडर्स की, या फिर लोगों के डबल कार्ड्स में नेम होते हैं, दो दो जगह वोटर आईडीज होते हैं, तो ये सब अब धीरे धीरे कैंसिल हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू इसमें बचेगा। ऐसे ही कुछ स्कैम्स आते हैं, जैसे कि एक स्कैम था बिहार स्टेट के लिए कि वहां पे जो बच्चों को पढ़ने के लिए फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो लोगों के खातों में जाती है, सिंपल। पर वो बच्चे सरकारी स्कूल में अपना नाम तो लिखवाते हैं पर वो पढ़ते प्राइवेट स्कूल में हैं। तो सरकारी स्कूल के अटेंडेंस में भी उनका नाम है, वहां से भी वो गवर्नमेंट उन्हें भेजती है पैसा, बट वो बच्चे वहां नहीं पढ़ते, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स में। तो वो एक स्कैम है, उससे 55,000 करोड़ का स्कैम है, इतना बड़ा वो, तो वो चल रहा था, तो वो सारा खत्म हुआ जब ऑनलाइन या डिजिटली। ऐसे ही कई स्कैम आते हैं कि एक टीचर 25 स्कूलों में पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, तो वो सब फर्जी है, तो वो भी इसमें आ जाता है आराम से। तो इन लोगों तो जब ये ऐसी इनिशिएटिव्स होती हैं तो उससे फिर करप्शन कम होता है और गवर्नेंस जो है वो जो वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट मिलता है। ई नाम क्या है, जो ये कृषि मंडीज होती हैं, तो पूरे इंडिया की 500 प्लस कृषि मंडियों को इससे जोड़ा गया है
इससे क्या होगा कि कोई भी फार्मर किसी भी मंडी का रेट अपने फोन से देख सकता है, वहां पे अवेलेबिलिटी का पता कर सकता है और वहां पे अपना प्रोड्यूस भी सेल कर सकता है। तो ये ई नाम की फैसिलिटी है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। यहां तक कोई डाउट? ये कुछ ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं। नो सर। ओके, देन लास्ट में अब हमारे पास वो पार्ट आ जाता है एब्रीविएशंस एंड ग्लॉसरी, यानी अब हमें वो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह कुछ लिखी हुई हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। बस इतना आपको आईसीटी में करना है पहले तो। उसके बाद आप जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, उन्हें भी याद करना है। और उसके बाद आपको और कुछ पेपर्स सॉल्व करने हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो वो आप लोग ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, ईवीएस का भी ऐसा ही है, जो मटेरियल था उसको भी पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। एग्जाम की डेट आ गई है क्या अभी, या अभी सिर्फ भर ही रहे हैं वो फॉर्म जून में? सर अभी भर ही रहे हैं, 15 को लास्ट सर है। 15 जून है इससे लास्ट। एक्सटेंड भी हो सकती है सर, 2-3 बार तो एक्सटेंड हो गई है वो। ओके, लेकिन सर आप लोगों ने इसकी भर दिया है ना? हाँ जी यस सर। सर एमएचआरडी की वेबसाइट पे एक चीज तो लिखी थी, आई थिंक आई डोंट नो एमएचआरडी या एनटीए की वेबसाइट पे थी कि एग्जाम जुलाई के बाद होगा, आफ्टर जुलाई। हाँ जुलाई के बाद ही होगा सर, सितंबर मतलब और आगे भी बढ़ सकता है। ओके, कोई बात नहीं, पर ठीक है, आप लोग तैयारी तो रखिए ही पूरी। यस सर। देन एब्रीविएशंस में ये आप लोग इसको एडीएसएल भी है, एडवेयर, एंड्रॉइड, बॉड रेट, तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे? मतलब इसका तो एक फिर अब टेस्ट लेना पड़ेगा ना। थोड़े ही एब्रीविएशंस हैं जो मैंने छांट के डाले थे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेता हूँ। एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड जो है मोबाइल में यूज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और गूगल ने इसे डेवलप किया है। बायोस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये बूटिंग के टाइम का प्रोसेस है। और बूटिंग के लिए हमने पढ़ा था कि रोम मेमोरी यूज होती है, रीड ओनली मेमोरी वाली। देन बूटिंग क्या प्रोसेस है? बूटिंग के दो, बूटिंग का मतलब है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। दो तरह की बूटिंग है, हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब जब आज आपने पहली बार कंप्यूटर ऑन करा आज के दिन का, तो वो कोल्ड बूटिंग है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर सही से नहीं चला, आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हॉट बूटिंग या फिर वार्म बूटिंग। क्योंकि कंप्यूटर पहले से ही ओपन था, इसलिए थोड़ा वार्म था, आपने फिर से रीस्टार्ट कर दिया तो उसे हॉट बूटिंग। और अगर आप पहली बार कंप्यूटर पूरा स्विच ऑफ से ऑन करेंगे तो दैट इज कोल्ड बूटिंग। बग्स होते हैं, एरर, जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें बग्स बोलते हैं, और उन बग्स को हटाने को बोलते हैं डीबग। तो डीबगिंग का मतलब एरर्स को हटाना और बग्स का मतलब एरर। क्लाउड कंप्यूटिंग में जितना भी क्लाउड मिलता है हमें, स्टोरेज मिलता है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, तो एप्पल का भी क्लाउड है, तो आप उस डेटा को वहां से स्टोर करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल, हमने जो ट्रांसमिशन पढ़ा था गाइडेड वाला, उसमें यूज होती है कोएक्सियल केबल। जो हमारी केबल वायर्स होती हैं जिसमें मैश लगा हुआ होता है, टीवीज में केबल वायर लगी होती है, वही वाला कोएक्सियल केबल होता है। कुकी, कुकी क्या होती है? हर वेबसाइट जब भी आप खोलोगे तो वो जरूर पूछता है आपसे, डू यू एक्सेप्ट कुकीज और डू यू रिजेक्ट कुकीज। तो वो कुकीज क्या होती है? वो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रेस करती है, हमारी वेब सर्विंग की हैबिट्स को ट्रेस करती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स शो करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट कुकी स्टोर करता है, आप अपने फोन में कभी कुछ सर्च कर रहे होंगे कोई प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट का, तो अब आप जो भी वेबसाइट खोलोगे आपको वो ऐड आता रहेगा। तो क्यों? क्योंकि इट इज स्टोरिंग ऑल दैट यू आर सर्फिंग, जो भी आप सर्च कर रहे हो उसको वो स्टोर कर रहा है। इसलिए कुकीज हमें वही आंसर दिखाता है जो हम जिस तरह का ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं ये गुड भी होता है और कहीं ये बैड भी होता है।
देन DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे बेसिक जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का होता है। जैसे कोई स्कूल का डेटा रखना है, लाइब्रेरी का डेटा रखना है, यूनिवर्सिटी का डेटा रखना है, तो इसके लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वही सॉफ्टवेयर्स को DBMS बोलते हैं। डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटिंग की क्वालिटी है, DPI के नाम से इसे बोलते हैं। जितनी ज्यादा DPI होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी होती है। देन फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, हमारे नेटवर्क में अगर कुछ भी सस्पिशियस डेटा होता है उसको वो ब्लॉक करता है। इसलिए आप विंडोज जब भी कंप्यूटर यूज करते हो तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि फायरवॉल्स एक्टिव करना है या डिसेबल करना है या इनेबल करना है। तो फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छा होता है, इट सस्पिशियस वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करने का काम है, यानी कि कंप्यूटर कितनी कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है उसे फ्लॉप्स कहते हैं। जितनी ज्यादा फ्लॉप्स होगी उतना ही फास्ट हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होगा। देन देयर इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR और OMR ये दोनों जो है आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, जिसे हम रीडर की हेल्प से ही रीड कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से ही आप MICR कोड को रीड कर सकते हो। बार कोड को रीड करना है तो बार कोड रीडर चाहिए। तो ये सारे कोड्स हैं, अलग से बनाए गए हैं, बैंकिंग में यूज होते हैं MICR। देन देयर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए यूजर को कोई चार्जेस नहीं देना होता है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट से। कुछ एग्जांपल भी हैं जैसे VLC, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनेक्स, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देन देयर इज RFID टैग्स, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स बोलते हैं। ये टैग्स मोस्टली शिप्स में यूज होती हैं। तो दूर से ही, यानी हमारे कोस्ट में हमारे पास एक रीडर है, ये दूर से ही किसी शिप को रीड कर सकता है कि उसमें उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। जैसे बारकोड रीडर के लिए तो हमें उसी के पास जाना पड़ता है बारकोड रीड करने के लिए। तो RFID टैग्स का एडवांटेज ये होता है कि बहुत दूर से भी ये किसी रेडियो टैग को रीड कर सकता है, और काफी किलोमीटर पहले ही हमें पता चल जाता है कि जो शिप आ रही है वो मर्चेंट शिप है या नेवल शिप है या उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो RFID टैग्स का यूज वहां पे होता है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी में? ओके। देन कुछ और एब्रिविएशंस हैं। सफारी है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। कुछ और वेब ब्राउजर्स के नाम बताइए तो। कुछ और वेब ब्राउजर्स के भी नाम है ना जो हमने पहले किए हुए हैं। सर गूगल। गूगल इज नॉट अ Chrome। वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, हाँ अब ठीक है। क्रोम। ओके, तो सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, जैसे क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो सारे वेब ब्राउजर हैं। देन देयर इज स्पूल, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। यानी जब हम प्रिंटिंग कमांड देते हैं तो टेम्पररी हमारी फाइल्स कहीं पे सेव होती हैं और वहीं से वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। अगर हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो वो हमसे अलर्ट करता है कि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, या जो भी हमें अगर पॉज करना हो अपनी कमांड तो हम एक छोटी सी स्क्रीन खुलती है उसमें से पॉज कर सकते हैं। तो इट इज अ प्लेस वेयर फाइल सेंट फॉर प्रिंट गेट्स टेम्परली सेव्ड। देन स्पैम, स्पैम क्या होता है, जो भी जंक फाइल्स होती हैं, जंक मेल्स आ जाते हैं हमारे ईमेल में तो उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं जीमेल अपने आप ही, और वो 30 डेज बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो जो भी जो भी सस्पिशियस से होते हैं उन सबको स्पैम में डाल देते हैं। देन TCP/IP, इसका फुल फॉर्म आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये
इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जिससे कि फाइल्स ट्रांसफर होती है। वॉडकास्ट, तो वॉडकास्ट क्या है? जब हम वीडियो को भी स्ट्रीम कर सकते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड वॉडकास्ट। सर एक किसी का क्वेश्चन, कहीं, हाँ जी। सर ये जो स्पूल है SPOOL, हम्म, ये कैश मेमोरी का पार्ट होगा? हाँ, जब ये हम सिस्टम ऑफ कर देंगे तो ये लॉस्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, मतलब अभी हमने कमांड दे दी प्रिंट की, लेकिन प्रिंटर की USB कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रिंटर की USB कनेक्ट करेंगे वो अचानक से प्रिंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप स्विच ऑफ कर दोगे कंप्यूटर, उसके बाद ऑन करोगे तब होगा प्रिंट। सर कुछ केसेस में शायद होता है, बट हाँ उसके चांस कम है, वो नहीं होगा सर। ठीक है सर। जब मैं शायद आप जो केस बोल रहे हो उसमें ऐसा होता है कि अभी हमने कमांड दी पर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, फिर उसने पूछा प्लीज कनेक्ट योर प्रिंटर, हमने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया एंड इट गेट्स प्रिंटेड। ये तो मैं समझ रहा हूँ। और लेकिन अगर हम कंप्यूटर ही टर्न ऑफ कर देते हैं उसके बाद वो कमांड्स नहीं रहती होंगी, क्योंकि वो रोम का पार्ट तो होंगी नहीं। वो तो रैम भी वोलाटाइल है और कैश मेमोरी भी वोलाटाइल है, तो वो इंस्ट्रक्शंस तो लॉस्ट हो जाएंगे, है ना। ओके सर। इसी तरह से जब प्रिंटर अनइंटरप्टेड, हमने बहुत सारी कमांड्स दे दी और वो अब प्रिंट करे जा रहा है, तो भी तो हम उस कमांड को हटाने के लिए ऐसे ही करते हैं। देन वॉडकास्ट, वॉडकास्ट का मतलब जब हमें वीडियो स्ट्रीम करनी हो, और पॉडकास्ट का मतलब ऑडियोज के लिए होता है। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब से ये VoIP आया है तब से आपने देखा होगा जो ये 4G कॉलिंग हो रही है, इंटरनेट की हेल्प से कॉलिंग हो रही है, ये सारा VoIP है। इसीलिए आपने देखा था कि जब रिलायंस जियो आया था तो वो 2G और 3G में नहीं आया, वो सीधा 4G में आया, क्योंकि अब 4G में आप कौन सी कॉल कर सकते हो? VoIP प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप कॉल कर सकते हो, जिसको आप अपने मोबाइल में देखते होंगे तो लिखा होता होगा VOLTE, है ना। तो वो इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग कराता है। ओके, देन जिपिंग, जिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ फाइल। ठीक हो गया। APK, एंड्रॉइड पैकेज किट, इस तरह से। गीगो, जो ये GIGO है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फोर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन, कोबोल, C++, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। HDMI, ये वो पोर्ट होता है जब आपको कोई प्रोजेक्टर कनेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर से, तो वो एक HDMI पोर्ट होता है, उसकी हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हैं। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी आप वेब एड्रेस यूज करते हो उसमें आपको एक HTTP मिलता होगा। जो लेटेस्ट है वो HTTPS है, जिसमें कि ग्रीन कलर का लॉक का सिंबल बना हुआ आता है, एक ताला बना हुआ आता है हरे कलर का, जिसका मतलब होता है सिक्योर। तो कोई भी अगर सिक्योर वेबसाइट है तो उसका वेब एड्रेस HTTPS होगा। ठीक। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOPS, या फिर इसे ऊप्स भी बोलते हैं। तो C या C++ को, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो हम इजीली यूज करते हैं किसी भी सिस्टम में, PDF फाइल, उसका फुल फॉर्म भी है। देन POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब हमें ईमेल रिसीव करने होते हैं तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड POP। और जो मैसेजेस को हमने ईमेल्स को सेंड करना होता है तो प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल ये वाली बात भी आई थी एक क्वेश्चन में, कल वाले क्वेश्चन में, अगर याद हो आप लोगों को, सर। है ना। हम्म। तो जब हमें ईमेल सेंड करने हैं देन वी यूज SMTP प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड व्हेन वी हैव टू रिसीव ईमेल, एक्सेस ईमेल, हमें जब ईमेल ओपन करना है देन वी यूज POP प्रोटोकॉल। तो हम
दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सर SEO सेंडिंग वाली रिपीट कर दीजिए सर, जो सेंडिंग के मेल लिए सेंड है SMTP प्रोटोकॉल, मतलब SMTP, और रिसीविंग के लिए है फुल POP, फॉर्म क्या होगी सर? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और रिसीविंग के लिए POP। फिर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हेल्प करता है रिसर्चर्स को, जो लोग डेटा माइनिंग करते हैं, जो लोग डेटा पे काम करते हैं, बिग डेटा में काम करते हैं, तो वो अपनी सर्च को इफेक्टिव करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं। देन देयर इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखा था, वो भी RDBMS लैंग्वेज ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के, उनको मूक बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे एनरोल कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आपने कई बार सुने होंगे मूक कोर्सेज, MOOC। देन देयर इज USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जो भी हम पेन ड्राइव है, USB केबल है, कीबोर्ड भी आते हैं जो USB, तो अब USB पोर्ट से हम सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी पोर्ट को USB पोर्ट बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। देन जिप का फुल फॉर्म है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां तक का हमारा पार्ट है। किसी को इसमें डाउट है जो हमने आज पढ़ा है, वो पूछ लीजिए पहले।